यूपी में 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख देते हैं। 32,993 कोरोना के नए केस आए हैं और 30,398 कोविड पेशेंट डिस्चार्ज भी हुए। 24 घंटे में 265 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 3,06,458 हैं। तो ये है कोरोना की अपडेट। कितने नए संक्रमित हैं, कितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कितनों की जान गई है, डेटा आपके सामने है। इस पूरे मामले पर अमित मोहन प्रकाश जो स्वास्थ्य केसीएस हैं और उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना की 10 बड़ी अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं, जहां पर संक्रमण के हालात पर आज सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग भी की और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसमें से क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट हर जरूरतमंद की बेड की व्यवस्था ये सुनिश्चित की जाए, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं की कमी ना हो और बेड आवंटन डिस्चार्ज पॉलिसी प्रभावी हो, जिसकी बेहद कमी देखी जा रही है। शासनादेश का उल्लंघन हुआ तो डीएम सीएमओ जवाबदेह हो, जो कि फोन ही नहीं उठाते हैं। सीएम कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय से नजर रखें, जो कि दूर दूर तक नजर भी नहीं आते हैं। प्रदेश ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर हो रही है, कमी भी देखी जा रही है, ये हम जमीन पर देख रहे हैं। 9वां पॉइंट देखिए, टैंकर्स की व्यवस्था, 20 टैंकर जिलों में सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सीएम की तरफ से आदेश हैं, लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। बहरहाल टीम 11 का जो पूरा स्ट्रक्चर रहा, बैठक के बाद जो पॉइंट्स निकल के आए वो कुछ इस तरीके से हैं। सीएम का कहना है कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाओं की कोई कमी ना हो, बेड आवंटन डिस्चार्ज पॉलिसी प्रभावी हो और उल्लंघन कहीं भी हुआ तो डीएम सीएमओ की जवाबदेही होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। सीएम कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय से नजर रखें और प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर हो रही है, ऐसा कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 64 टैंकर ऑक्सीजन आपूर्ति के काम में लगे हैं, 20 टैंकर जिलों में सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें टीम 11 की बैठक से निकल के आई हैं। तो टीम 11 की बैठक से ये 10 बड़े पॉइंट्स निकल के आए हैं, जहां पर चलिए रुक करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे अनुभव जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बताइए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये इनपुट कहां पहुंच रहा है सीएम के पास? ये कौन बता रहा है उनको कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है? कैसे मान ले प्रदेशवासी, कौन मान ले, कहां से मान ले? अभी अभी हमने खबर चलाई, आगरा में आधे घंटे की ऑक्सीजन है। साफ तौर पर देखिए, आज जो बैठक हुई है टीम 11 की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कैसे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में किया जाए और उस पर भी जानकारी जो दी गई है। 64 ऑक्सीजन टैंकर जो हैं वो इस वक्त प्रदेश में हैं, जो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 20 ऑक्सीजन टैंकर जो हैं वो सीधे जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ से जो जिला अस्पताल है वहाँ पर वो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो कुल 84 ऑक्सीजन टैंकर इस वक्त पूरे प्रदेश में हैं, जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट से सीधे हॉस्पिटल्स को। दूसरी तरफ 39 ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं जहां पर उनका खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा जो अभी नए प्रस्तावित हुए हैं तकरीबन 50 से ज्यादा। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, हम आपके पास वापस आएंगे। लखनऊ से ही बड़ी खबर मिल रही है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं। डिप्टी सीएम ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हॉस्पिटलाइज है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये जानकारी मिली है। ये लीजिए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये ट्वीट है स्क्रीन पर।
मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। विगत दिनों से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के उपरांत डॉक्टर्स की निगरानी में घर पर ही आइसोलेट था। बेहतर चिकित्सा हेतु अस्पताल भर्ती होना पड़ रहा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, डिप्टी सीएम की भी हेल्थ की कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि घर पे आइसोलेशन में रहने के बावजूद भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही। ठीक ठाक तो है सब कुछ? देखिए ठीक है, हालत स्थिर है, लेकिन चूंकि 3 दिन पहले उनकी जो पत्नी है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है पीजीआई में, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी एडमिट हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा संक्रमण जो है वो बताया जा रहा है कि फेफड़ों में है, और इसी वजह से जो है वो फॉर डॉक्टर्स की सलाह पर थोड़ा सा सावधानी के लिए और बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं के लिए उन्हें एडमिट कराया गया है। हमारी 2 दिन पहले खुद जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य बेहतर है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 दिन पहले उनकी पत्नी को भी पीजीआई में एडमिट कराया गया, उनके भी लंग्स में ज़्यादा जो हम कहें तो संक्रमण वो था, इसलिए डॉक्टर ने उनको पहले एडमिट कराया, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा भी एडमिट हुए हैं, तो लंग्स में ही थोड़ा संक्रमण की बात सामने आ रही है, और बेहतर तरीके से इलाज मिल सके इसीलिए उनको डॉक्टरों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो ये प्रिकॉशनरी या एहतियातन इस चीज को देख के उन्हें बेहतर ताकि जल्दी रिकवर करे, हो सकता है इसी के मद्देनजर हॉस्पिटलाइज किया गया है। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ के बीकेटी के छठा मील में मौजूद आरके ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। ऑक्सीजन के लिए भारी भीड़ है। बताया ये जा रहा है कि लोग सोमवार रात से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने के लिए लाइन में लगे हैं। सिलेंडर मिलने में देरी से लोगों में गुस्सा है। हालांकि पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी है। ये आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो इतनी लंबी लंबी लाइन और सिलेंडर लेके लोगों को इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? बड़ा विरोधाभास है। क्या कालाबाजारी हो रही है? ऑक्सीजन सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है? अस्पतालों में जब पहुंचाया जा रहा है तो लोग यहां पर क्यों मौजूद हैं? ये सारी चीजें बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अब ये क्या बयां करती हैं? इसके मायने क्या हैं? क्या समझा जाए? ये ऑक्सीजन प्लांट है, लोग लाइन में लगे हैं, यहां लंबे वक्त से लाइन में लगे हैं। अगर 20 टैंकर जिलों में है, लखनऊ में है सारे टैंकर की व्यवस्था, तो ये चीजें जा कहां रही हैं? और अगर सुचारू व्यवस्था, बड़ी आसानी से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये लोग लाइन में क्यों लगे? आगे बढ़ते हैं, आगरा की बात करते हैं। लोटस अस्पताल में तीमारदारों का हंगामा देखने को मिला। तीमारदारों ने अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट की। मारपीट में कई डॉक्टर और कर्मचारी घायल हुए हैं। मारपीट का ये वीडियो वायरल है। तोड़फोड़ मारपीट करने वाले तीमारदार भी फरार हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। ये देखिए, आप बुरी तरह से गुस्से में लोग हैं, और ये एक स्टाफ को जमीन पर पड़ा आप देख सकते हैं। फैन से चोट लगी है, उसकी हालत देखिए। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हो जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, लोटस अस्पताल बताया जा रहा है। बुरी तरह से तोड़ फोड़ के साथ कर्मचारियों पर हमला बोला गया है। देखिए, महिला के सिर पर हेलमेट से कई बार वार किया गया। एक महिला जमीन पर पड़ी है। आप देखिए, चीजों के तोड़फोड़ के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है, 2 महिला कर्मचारी वीडियो में साफ तौर पे गंभीर रूप से घायल नजर आ रही है। पंखे से मारा जा रहा है, हेलमेट, डंडे और वो तमाम चीजें। ये देखिए, ये देखिए, महिला के सिर पर हेलमेट से काफी जोर से चोट लगी, जिसके बाद वो नीचे गिर गई। आसपास लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कौन से लोग हैं, कहाँ है मैनेजमेंट, किस तरीके की व्यवस्था है? इतना गुस्सा, और ये गुस्सा इस तरीके से निकाल के क्या मिलेगा?
फतेहपुर के जिला अस्पताल की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। तीमारदारों ने अस्पताल के कॉन्सेंट्रेटर मशीन को लेकर हंगामा किया। बताया ये जा रहा है कि 3 मशीनों में से 40 से 50 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था और इसी बीच यहां पे भी हंगामा। लोगों का पेशेंस जवाब दे रहा है, व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं और लगातार ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। तमाम लोग धैर्य खो रहे हैं, व्यवस्थाएं चरमराई हैं और आगरा के बाद फतेहपुर की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। एक कॉन्सेंट्रेटर पर 40-50 लोगों का लोड संभव नहीं है, ये चीज दिखाई दे रही है। अब लोग भी समझ रहे हैं। उसके बाद उनका गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है आपके सामने है। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। शांति गोपाल अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है। आज ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है अस्पताल के पास। लीजिए गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर, जहां पर शांति गोपाल अस्पताल की हालत खराब है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में तमाम तीमारदारों को यह बता दिया जाता है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, व्यवस्था खुद कर लीजिए। और ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कैसी लाइन है वो भी आप भी देख रहे हैं। शांति गोपाल अस्पताल बताया जा रहा है, यहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत है। ज्यादा जानकारी शक्ति से। शक्ति ये बताइए कि अभी भी कोई जवाब नहीं है, कुछ पता नहीं है, ये लोग कहां जा रहे हैं, क्या करेंगे? शक्ति, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर अस्पताल हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो तमाम तीमारदार क्या करेंगे? ऑक्सीजन खुद से रिफिल कराएंगे? कितनी ऑक्सीजन इस अस्पताल के पास बची हुई है? ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर की बात कर लेते हैं। एडी हेल्थ सीएमओ समेत 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फार्मासिस्ट को भी कोरोना है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वहां कोरोना बम। हेड समेत 19 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। ये बड़ी खबर है। बीआरडी न सिर्फ गोरखपुर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बल्कि आसपास के 6 जिलों के लोग आनन फानन में, पूर्वांचल में, बनारस को छोड़कर यहीं आते हैं और यहां से 19 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। एडी हेल्थ सीएमओ समेत 6 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। हेड समेत 19 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग कोरोना की चपेट में, एक साथ 19 स्टाफ। इसके अलावा एडी हेल्थ और सीएमओ भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब देखना होगा कि ये लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनको क्या वैक्सीन लगी थी, इन्होंने वैक्सीन लिया था या नहीं, ये तमाम चीजें हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना का विस्फोट। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मामला हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोपी सिद्दीकी कप्तान का है। इसे लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 26 अप्रैल को एक बयान जारी किया था, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट के नाम से संबोधित किया गया। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि ईडीआई सिद्दीकी कप्तान के खिलाफ अमानवीय व्यवहार पर चिंतित हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस बयान की भाषा पर सीएम योगी के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। मृत्युंजय ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को ट्वीट करके चुनौती देते हुए कहा कि वो इसी तर्ज पर सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाकर दिखाएं। तब से फिर योगी को उनके पुराने आश्रम के नाम से बुलाने की हिम्मत उन्होंने कैसे की, उन्होंने इस बात को भी जोड़ा। वहीं यूपी सरकार ने आरोपी कप्पन के साथ किस तरीके के अमानवीय व्यवहार के आरोपों को भी खारिज किया है। तो ये लेटर है जो इस वक्त पूरे विवाद का मसला बना हुआ है, जिसके बाद एक ट्वीट करके मृत्युंजय सिंह ने लिखा है कि पुराने आश्रम के नाम को कैसे इस्तेमाल किया गया और किसी भी तरीके की अमानवीय व्यवहार पर इनकार किया है। तो ये वो चिट्ठी है जो 26 अप्रैल को लिखी गई थी।
हरिद्वार से खबर है, महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान संपन्न हुआ है। सभी 13 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। पीएम मोदी की अपील के बाद अखाड़ों ने प्रतीकात्मक तौर पर ही स्नान किया है। स्नान के दौरान संतों की संख्या बेहद कम रही। जूना अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा के संतों की संख्या थोड़ी ज्यादा रही। सभी संतों ने कोरोना के नियमों का पालन भी किया। ये कुंभ की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 2 स्नान की बात करें तो 31 लाख के करीब लोगों को हमने स्नान करते देखा था, पेशवाई में देखा था, लेकिन ये उसके उलट तस्वीरें हैं जो कि आज के परिदृश्य में बिल्कुल सही है। तो संपन्न हो गया है महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान। कोरोना के साए में महाकुंभ के इस आखिरी शाही स्नान में 13 अखाड़ों के प्रतीकात्मक तौर पर स्नान की परंपरा दिखाई दी। हालांकि सभी अखाड़ों से 100 के करीब संत ही स्नान करने पहुंचे। शाही स्नान में जूना अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा के संतों की संख्या ही ज्यादा थी। हालांकि महंतों की तरफ से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील जरूर थी। सभी अखाड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इस स्नान को प्रतीकात्मक रखा था और वो नजर भी आया। महाकुंभ के आखिरी चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ महाकुंभ की भी विधिवत समापन की घोषणा हो गई है और 13 अखाड़ों ने शाही स्नान कर लिया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम अखाड़े प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ स्नान करने पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सभी अखाड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आह्वान को स्वीकारा था और ये कहा था कि वो अखाड़े प्रतीकात्मक तौर पर ही स्नान करने आएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत सीमित संख्या है। इससे पहले जो शाही स्नान हुआ था उसमें बड़ी संख्या में तमाम यहाँ श्रद्धालु और तमाम जो संत थे वो स्नान करने आए थे और आज बहुत कम संख्या में श्रद्धालु और तमाम संत हैं वो स्नान करने पहुंचे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोविड के दौर में जब किसी भी अपील को स्वीकार किया जाता है तो इसी तरह का माहौल होता है और ये कोविड को रोकने के लिए बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि प्रतीकात्मक तौर पर महाकुंभ को यहाँ मनाया जा रहा है। आखिरी स्नान है और आखिरी स्नान के साथ अब महाकुंभ भी समाप्त हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोविड की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु बहुत कम आए हैं। उनमें खुद अवेयरनेस फैली है कि बहुत कम संख्या में हरिद्वार पहुंचे ताकि कोविड का खतरा और ज़्यादा ना बढ़े। हम भी आपकी सुरक्षा की मां गंगा से कामना करते हैं, कोविड के इस काल में आप सुरक्षित रहें। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। दून की बात करें तो दून अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड फुल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं चरमरा सकती हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। दून मेडिकल अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन बेड खत्म होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। ऐसे में मरीजों के सामने संकट की घड़ी में मुसीबतें और बढ़ गई हैं। ऑक्सीजन बेड है ही नहीं, दवाइयों की भी उपलब्धता पूरी नहीं है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास सारी सेवाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो कसौटी पर खरी उतरती अभी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी कोविड का चरम किसी ने नहीं देखा है। ये रवि कैफ्तुरा की एक रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए आप। शासन प्रशासन भले ही ये दावा कर रहा हो कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चरमराने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त देहरादून के यानी कि उत्तराखंड के भी सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में हूँ। चस्पा कर दिया गया है, ऑक्सीजन बेड नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं कि चाहे शासकीय प्रवक्ता हो या फिर डीएम हो, कोई भी हो, सभी ये कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन साफ तौर पर जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए सबसे बड़े अस्पताल में ये बोर्ड अब लिख दिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो भी कोरोना के पेशेंट है करीब उन्हें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़े अस्पताल में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन फिलहाल अभी सरकार यहाँ पर ऑक्सीजन बेड को उपलब्ध कराने में भी फेल नज़र आ रही है। हालात यही नहीं है, अगर हम बात करें अस्पतालों की तो लगातार ये हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में एक जनरल बेड भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अगर जिसकी भी यहाँ पर डेथ हो जा रही है उनसे करीब 10,000 16,000 रुपये लिए जा रहे हैं उनको उनके शव का दाह संस्कार करने के लिए। तो इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी हैं। चाहे हम बात करें कितने भी शासन प्रशासन के दावे हों, वो बिल्कुल खोखले हैं। और एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है कि सबसे बड़े अस्पताल में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामनगर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। रामनगर में कर्फ्यू के दौरान 12 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आई। 12 बजते ही पुलिस ने सख्ती दिखाई।
बाजारों में जितनी दुकानें खुली थी उन्हें आनन फानन में बंद कराया गया।